नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबरों के साथ। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में संकेत महादेव सरगर ने भारत को पहला मेडल दिलाया है। संकेत ने पुरुष वेट लिफ्टिंग के 55 किलो भारत वर्ग में भारत के लिए सिल्वर मेडल जीता। संकेत ने क्लीन ऑफ जर्क एंड स्नैच को मिलाकर कुल 248 किलो वजन उठाया है। मलेशिया के बिन कसदन मोहम्मद अनीक ने कुल 249 किलोग्राम भार उठाकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। संकेत पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स में भाग ले रहे थे और उन्होंने पहले ही प्रयास में कामयाबी हासिल कर ली। संकेत ने कहा कि लास्ट में जर्क से प्रॉब्लम हो गई, तो वहीं दूसरा मेडल गुरुराजा पुजारी ने दिला दिया। दूसरे दिन वेट लिफ्टिंग में भारत को दोहरी खुशखबरी मिली। इसके अलावा बैडमिंटन, टेबल टेनिस और बॉक्सिंग में दूसरे दिन भी भारत के खिलाड़ियों का कमाल जारी रहा। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के विवादित बयान से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनकी सरकार ने किनारा कर लिया। विपक्ष ने राज्यपाल के बयान को मराठी अस्मिता पर चोट करार दिया था। वहीं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का कहना है कि ये राज्यपाल के निजी विचार हैं और हम यानी कि सरकार उनका समर्थन नहीं करती है। एकनाथ शिंदे ने कहा कि राज्यपाल के विचार निजी हैं, हम उनका समर्थन नहीं करते। राज्यपाल का पद एक संवैधानिक पद है, उन्हें संविधान के दायरे में रहकर बोलना चाहिए। हम मुंबई के लिए मुंबईकर और मराठी लोगों के योगदान को कभी नहीं भूल सकते। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शनिवार को केंद्र की बीजेपी सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश की संपत्ति एक एक कर बेची जा रही, बेरोजगारी, गरीबी बढ़ रही। 2014 में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान विकास के गुजरात मॉडल की चर्चा थी, अब वो गायब हो गई है। इसके बारे में अब कोई बात ही नहीं करता। गुजरात मॉडल को क्या हो गया है, पूरा देश देख रहा है। हम इस मॉडल का खामियाजा भुगत रहे हैं। तो वहीं उत्तराखंड में बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बदले जाने की अटकलों के बीच शनिवार को बीजेपी ने नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान कर दिया। केंद्रीय नेतृत्व में बद्रीनाथ के पूर्व विधायक महेंद्र भट्ट को प्रदेश की कमान सौंपी है। दिल्ली में बुधवार को बीजेपी के पूर्व विधायक महेंद्र भट्ट की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात हुई थी। इसके बाद से ही अटकलें लगाई जा रही थी कि पार्टी नया प्रदेश अध्यक्ष चुनने वाली है। इससे पहले प्रदेश बीजेपी की कमान वरिष्ठ और अनुभवी नेता मदन कौशिक के हाथों में थी। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के बाद से कौशिक के स्थान पर गढ़वाल मंडल के किसी ब्राह्मण नेता को संगठन की कमान सौंपे जाने की चर्चाएं थी, जो कि अब पूरी हो चुकी हैं। महेंद्र भट्ट को यह जिम्मेदारी मिल गई है। पश्चिम बंगाल में स्कूल भर्ती घोटाला मामले में तृणमूल कांग्रेस के निलंबित वरिष्ठ नेता पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी के बाद पार्टी अपने संगठन में आमूलचूल बदलाव के साथ ही पश्चिम बंगाल मंत्री परिषद में भी व्यापक फेरबदल करने की तैयारी में है। सूत्रों ने कहा कि फेरबदल का उद्देश्य स्कूल भर्ती घोटाले की जांच से प्रभावित हुई पार्टी की छवि को बदलना भी होगा। तृणमूल कांग्रेस और राज्य सरकार दोनों में प्रभावी भूमिका में रहे चटर्जी को गिरफ्तारी के बाद मंत्री पद से हटा दिया गया था और पार्टी से निलंबित कर दिया गया था। ईडी ने मामले में पिछले सप्ताह चटर्जी और उनकी करीबी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी को गिरफ्तार किया था। बता दें आपको कि अर्पिता के फ्लैट से करीब 50 करोड़ रुपए की नकदी बरामद हुई है। वहीं अगली खबर प्रयागराज से है। बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद के फरार चल रहे छोटे बेटे अली अहमद उर्फ अली अतीक ने गिरफ्तारी का दबाव बढ़ने पर शनिवार को नाटकीय घटनाक्रम के तहत जिला अदालत प्रयागराज में सरेंडर कर दिया। अली अहमद अपने वकीलों के साथ दोपहर करीब 1 बजे जिला कोर्ट पहुंचे थे और जुडिशियल मजिस्ट्रेट चतुर्थ
शालिनी विधे की कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने अली अहमद की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए उसे खारिज कर दिया था। कोर्ट ने अली अहमद को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में नैनी सेंट्रल जेल भेज दिया है। दिसंबर 2021 में क्राइम नंबर 732 सन 2021 धारा 143, 148, 149, 307, 308, 386 जिसमें इनके खिलाफ इंटरव्यू चल रहा था। अभी तक इनकी एंटीसिपेटरी बेल की कार्रवाई हाई कोर्ट में चल रही थी, उच्चतम न्यायालय में चल रही थी। उच्चतम न्यायालय में जब हम लोगों ने याचिका वापस ले लिया तो आज इन्होंने जेएम फोर्थ के न्यायालय में जो है उसी प्रकरण में क्राइम नंबर 732 सन 2021 में आत्मसमर्पण किया, जिसमें इनको कस्टडी में लेकर इनकी जमानत याचिका जेएम फोर्थ महोदय ने खारिज कर दिया है। जेल भेजा जाएगा इनको। अब इनको कारागार भेजा जाएगा। क्या करेंगे आगे और कितना इनाम भी घोषित था कुछ? अब इन पर 50,000 रुपए का इनाम। तो वहीं रामनगरी अयोध्या में राम जन्मभूमि आंदोलन के अगुआ और दिगंबर अखाड़ा के महंत दिवंगत रामचंद्र परमहंस दास की 19वीं पुण्यतिथि के पंथ संतों ने उनके समाधि स्थल पर पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। तो इस दौरान संतों ने सरयू तट स्थित इस समाधि स्थल को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किए जाने की मांग की। आपको बता दें कि दिगंबर अखाड़ा के महंत परमहंस दास के पुण्यतिथि के पूर्व सरयू तट पर स्थित समाधि स्थल पर संतों ने उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि सभा करते हुए सरयू तट स्थित समाधि स्थल को विकसित करने की मांग केंद्र और प्रदेश सरकार से की। तिथि हमारे पूज्य परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज की थी। हम सब लोग उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए अयोध्या के संत महंत, अयोध्या के राम भक्त लोग यहाँ आए हैं। परमहंस जी ने जो घोषणा किया था उस घोषणा को हमारे नरेंद्र दामोदर दास मोदी भारत के प्रधानमंत्री जी ने और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने पूर्ण किया है। हमको पूर्ण विश्वास है कि 2023 के दिसंबर तक मंदिर का निर्माण हो जाएगा। 2024 के जनवरी में 14 जनवरी के बाद भगवान रामलला की स्थापना अपने जगह पर जहां पहले विराजमान थे। हम विभिन्न जनपदों से आए हुए राम भक्त, उनके अनुयायी, उनके शिष्य यहाँ आकर के अभी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। राम मंदिर के लिए महाराज जी ने, पूज्य गुरुदेव ने शुरू से ही लेकर सन 49 से लेकर उन्होंने आंदोलन किया था। उनकी हार्दिक इच्छा थी कि भव्य राम मंदिर का निर्माण हो और उनका सपना यह साकार हो रहा है। राम मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो चुका है और उनकी आखिरी इच्छा ये थी कि राम मंदिर का निर्माण हो, श्री कृष्ण जन्मभूमि का निर्माण हो, काशी विश्वनाथ का निर्माण हो और यह देश हिंदू राष्ट्र हो। तो वह समय आ गया है। उनका सपना साकार धीरे धीरे होने जा रहा है और हो भी रहा है। राम मंदिर चूंकि निर्माण हो रहा है तो इसलिए आगे बढ़ते क्रम में ये इनका जो योगदान था हम लोग कभी भूल नहीं सकते। पूरा संत समाज वो सबके थे, पूरा संत समाज, पूरा देश उनको कभी भुलाए नहीं जा सकते। लाल डिग्गी मोहल्ला स्थित नगर पालिका परिषद कार्यालय पर कहा कि भारत की आजादी का 75वां वर्षगांठ अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। बता दें आपको 15 अगस्त के पूर्व हर घर पर तिरंगा लगाया जाएगा। राष्ट्र के मान सम्मान के साथ जुड़ने के लिए प्रत्येक घर पर तिरंगा फहराने के लिए पूरी व्यवस्था कर ली गई है। नगर पालिका परिषद के अधिकारी, कर्मचारी और सभासदगण समेत जिले के स्वयंसेवी संगठनों के लोग इस अभियान को मूर्त रूप देने में लगे हैं। 1 से 7 अगस्त तक वार्ड और मोहल्ला स्तर पर मोहल्ला समितियों की बैठक कर तिरंगा जन जागृति अभियान चलाया जाएगा। 6 अगस्त को सुबह 7 बजे से मैराथन दौड़ घंटा घर से आरंभ होगी। इसमें सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। 14 अगस्त को लाल डिग्गी कार्यालय से सिटी क्लब तक तिरंगा झांकी निकाली जाएगी। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आज़ादी के इस 75वीं वर्षगांठ को अमृत महोत्सव के रूप में मनाने का निर्णय किया था। साल भर से लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं। नगर पालिका परिषद मिर्जापुर हर घर तिरंगा अभियान के कार्यक्रम के तहत
1 तारीख से लेकर 7 अगस्त के बीच में सभी मोहल्लों में वार्ड मोहल्ला समिति के माध्यम से बैठक कराकर लोगों को जन जागृत करेगी, जिससे कि हर घर में राष्ट्रीय जो ध्वज है वो लग जाए। इसी को जन जागृत करने के कदम में आगे बढ़ते हुए हम 6 अगस्त को घंटाघर से सुबह 7 बजे लालडगी तक जो हमारा कार्यालय, यहाँ एक मैराथन। अगली खबर की ओर रुख करेंगे। किसान संगठनों को मजबूत करने के लिए भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत जगह जगह मीटिंग कर रहे हैं। इसी संदर्भ में वो अलीगढ़ में भी किसान संगठनों के साथ मीटिंग करने आए हुए थे। किसान नेता राकेश टिकैत ने मीडिया से बात करते हुए अधीर रंजन चौधरी द्वारा राष्ट्रपति पर विवादित टिप्पणी के सवाल पर कहा कि विवादित उन्होंने कोई जानबूझकर नहीं कहा। भाषा का एक अलग ही प्रभाव रहता है। हिंदी बोलने की कोशिश की लेकिन उनसे गलती हो गई, उन्होंने उस गलती को मान लिया है, लेकिन ये ठीक नहीं है कि इस बात को इतना तूल दिया जा रहा है। तो वहीं उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी तो सदन को चलने नहीं देगी, बीजेपी विपक्ष वालों को अभी और घेरेगी। जिस तरह से एक विपक्षी नेता के साथ में अभद्रता की गई है वो ठीक नहीं है। तो वहीं राकेश टिकैत ने आगे कहा कि जिस तरह से कांग्रेस अध्यक्ष के साथ में उनके साथ नॉनसेंस हुआ और इनकी एक इंटेंशन होगी कि दूसरे आदमी की बेइज्जती करो, इस तरह के कई आरोप राकेश टिकैत ने बीजेपी पर लगाए और बीजेपी को इस दौरान घेरते हुए नजर आए राकेश टिकैत। कि रहेगा गुट भाई, जिसमें थोड़ा सा पैंच होगा वो बाहर चला जाएगा, पैंच जब उसका ठीक हो जाएगा वो फिर आ जाएगा। तो मानते हैं फूट तो है? नहीं, फूट नहीं है, आपस का है। पहली बार भी यहाँ पे हो गया था कि 2 ज्ञापन दिए गए। अब एक ही जाएगा, जिसको ये लगता होगा कि मेरा वो है मैं दूसरे के साथ नहीं जाऊंगा, वो बाहर आराम कर लेगा थोड़े से दिन, जब ठीक हो जाएगा तो फिर आ जाएगा। क्या कहेंगे जो लुल्लू मॉल को लेकर के नमाज का मामला देखने को मिल रहा है, तो उसमें तो ये पता चला कि हिंदू थे, नमाज उल्टी पढ़ रहे थे। तो क्या कहेंगे, किसकी साजिश है? अरे साजिश तो बीजेपी वाली तो रची है सारी। ये सारी जो भी कर्म कांड हो रहे इनके, ये एक पैर भी बगैर ऐबदारी के धरते नहीं, आज निपटाओगे। तो वहीं महाराजगंज जिलाधिकारी के निर्देश पर नौतनवा एसडीएम दिनेश कुमार मिश्रा ने नौतनवा तहसील के नौतनवा मंडी और लक्ष्मीपुर मंडी स्थल के गोदामों में रखे स्टॉक का भौतिक सत्यापन करते हुए संबंधित विभाग को उचित दिशा निर्देश दिए। नौतनवा उपजिलाधिकारी दिनेश कुमार मिश्रा ने बताया कि नौतनवा तहसील क्षेत्र के 2 मंडियों के गोदामों में भारी मात्रा में आयोडीन नमक चना तेल रखा गया है, जिसके संदर्भ में मंडियों में रखे खाद्य पदार्थ की संख्या, रखरखाव की स्थिति का भौतिक सत्यापन किया गया, जिसमें किसी भी तरह की कोई कमी नहीं पाई गई है। खाद्य एवं रसद लखनऊ महोदय के आदेश के द्वारा पूरे जनपद में अधिकारियों की टीम गठित की गई है कि विपणन शाखा के जो हमारे गोदाम के ब्लॉक में, उसमें जो स्टॉक रजिस्टर से उपलब्ध जो भी खाद्यान्न है उसका सत्यापन करना था। इसके लिए जो हमारा जो नौतनवा ब्लॉक में जो हमारा गोदाम है, यहाँ पर आज सत्यापन किया गया। तो वहीं सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा एक स्कीम चलाई जा रही है, जिसके जरिए स्कूल में पढ़ रहे छोटे आयु के बच्चों को पोषक भोजन खाने के लिए दिया जाता है। यह स्कीम काफी सालों से हमारे देश में चल रही है और इस स्कीम को हर स्टेट के सरकारी स्कूलों में चलाया जा रहा है। इस स्कीम के तहत हर रोज करोड़ों बच्चों को स्कूल में भोजन करवाया जाता है। मगर कानपुर देहात में एक ऐसा स्कूल है जहां इस वर्ष जब से स्कूल खुले हैं तब से मिड डे मील न बनने से बच्चे इस योजना से वंचित हैं। अगर बच्चों को भूख लगती है तो वो खाना घर से ही लेकर आने को मजबूर हैं। जब हमने इस बारे में स्कूल की प्रधानाध्यापिका से बात की तो उन्होंने बताया कि पर्याप्त धनराशि न होने की वजह से मिड डे मील शुरू नहीं हो पा रहा।
मान लो एक वक्त का खाने का इंतजाम बच्चों को किया, गांव के बच्चे पढ़ते हैं किसानों को, तो इसमें बच्चों की क्या गलती है जो खाना नहीं मिल पा रहा है उनको, बच्चे अपने घर से टिफिन लेके खा रहे हैं, तो ये तो अगर ये बात है कि वो घर से लेकर आ रहे हैं तो गलत बात है। एमडीएम की व्यवस्था हमने इसीलिए करा रखी है बच्चों को कि वहाँ पढ़ाई के साथ साथ उनको न्यूट्रिशन के लिए खाना भी मिल सके। इसको एक बार चेक कराया जाएगा कि इसकी क्या सच्चाई है, हेडमास्टर है या वहाँ के ग्राम प्रधान किस तरीके से सहयोग दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। एमडीएम इसलिए नहीं बन रहा है कि यहाँ पे पर्याप्त धनराशि नहीं है, जिसकी सूचना मैं दे चुकी हूँ DSO ऑफिस तक, पूरी एप्लीकेशन सहित दे रही हूँ। कब से नहीं बन रहा है? ये 24 जून से नहीं बन रहा, 24 जून 2022। तो पहले बनता था? पहले बनता था, प्रधान जी बनवाते थे खाना, 1 साल उन्होंने बनवाया, अब उनको पर्याप्त पूरा पैसा नहीं मिला, तो वो ये कह रहे हैं अब हम भोजन नहीं बनवाए, तो उन्होंने मना कर दिया, जिसकी की सूचना मैं अपने खंड शिक्षा अधिकारी को भी दे चुकी हूँ और उसकी एक एप्लीकेशन PSO ऑफिस में भी लेके आई हूँ। तो वहाँ से क्या कुछ जवाब आया? नहीं, अभी तक तो ऐसा कोई जवाब नहीं आया। और खंड शिक्षा अधिकारी जी हैं अजब सिंह, उन्होंने कहा था कि मैं आपके यहाँ विद्यालय आऊँगा 2-3 दिन में, अब जिस दिन भी वो आ जाए। अगली खबर एटा से है, जहां स्कूल की बस बाइक सवार से टकरा जाने के बाद बाइक सवार पिता पुत्र ने बस ड्राइवर सहित मासूम बच्चों के साथ मारपीट कर डाली। बच्चों की पिटाई की सूचना मिलने पर बच्चों के मां बाप स्कूल पहुंचे, तो वहीं घायल बस चालक का उपचार जारी है मेडिकल कॉलेज में। आपको बता दें कि स्कूल बस आगरा रोड से अलग अलग गांव से बच्चों को लेकर आ रही थी ज्ञान सरोवर स्कूल एटा में, लेकिन थाना कोतवाली देहात के गांव नगला गलू के पास की यह घटना है, जहां पर एक बाइक सवार पिता पुत्र जब एक बस से टकरा जाते हैं तो वो पिता पुत्र बस चालक और बच्चों के साथ बेरहमी से मारपीट करते हैं, जिससे बस चालक बुरी तरह से घायल हो जाता है, जिसका उपचार जिला अस्पताल में जारी है। वहीं बच्चों के साथ मारपीट की इस घटना पर उनके परिजन आक्रोशित हैं। मेरे में उनने लातें मारी थी और भैया जी को भी उनने मारा था मेरे ऊपर चढ़कर। क्या बात क्या हुई? लड़ाई होने का, झगड़ा होने का मतलब क्या कारण था? वो आ रहे थे मोटरसाइकिल पे, तब भैया जी से बच गई थी उनकी गाड़ी, इसके लिए वो मारने लगे। कितने लोग थे जो मारपीट कर रहे थे? 2 लोग थे। कितने बच्चे घायल हुए थे कुछ पता है? ये सारे लोग। ये आज 8 बजे के आसपास कोतवाली देहात के नीला गलू के पास एक बाइक और स्कूल बस में टक्कर हो गई। इसमें बाइक सवार द्वारा ड्राइवर के साथ हाथापाई करने की कोशिश की। इसमें बीच में एक बच्चा भी बचाव करने लगा, उसे कुछ चोटें आई और इसमें संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध बच्चे के साथ भी मारपीट की है उस व्यक्ति ने, ये जांच की जा रही है पूरे प्रकरण में। अगली खबर रायबरेली से है, जहां तेज रफ्तार अनियंत्रित ई रिक्शा वाहन सड़क किनारे पलट गया। ई रिक्शा में सवार स्कूली बच्चों समेत अन्य लोगों को चोटें आई हैं। वहीं स्थानीय लोगों की मदद से घायल बच्चों को अस्पताल पहुंचाया गया। लालगंज कोतवाली के मॉडर्न रेल कोच कारखाने के पास का यह मामला है, जहां पर तेज रफ्तार अनियंत्रित ई रिक्शा अचानक सड़क के किनारे पलट गया। ई रिक्शा में सवार स्कूली बच्चों को काफी गंभीर चोटें आई हैं, वहीं पर उनका उपचार लगातार जारी है। अभी वो सभी सुरक्षित हैं। तो वहीं कानपुर से खबर है, जहां तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक दुकान में घुस गया, जिससे कि इस हादसे में एक युवक ट्रक के नीचे दब गया। युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। बता दें, राहगीरों की मदद से युवक को बाहर तो निकाल लिया गया, लेकिन उसका जिला अस्पताल में इलाज अभी जारी है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दुकान से ट्रक को बाहर निकलवाया और ट्रक चालक को पकड़ने की कोशिश लगातार जारी है। और इस बीच प्रयागराज से बड़ी खबर सामने आ रही है। अब सभी दर्शकों को बता दें, नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ गया है। प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर प्रयागराज से, जहां पर नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा। दोनों नदियां, गंगा और यमुना नदी, अभी खतरे के निशान तक पहुंच रही हैं। नदियों का लगातार बढ़ रहा जलस्तर चिंताजनक।
24 घंटे में गंगा का जलस्तर 16 सेंटीमीटर बढ़ गया है। बड़ी खबर प्रयागराज से, छतनाग में गंगा का 27 सेंटीमीटर जलस्तर बढ़ा है। नैनी में यमुना का 33 सेंटीमीटर जलस्तर बढ़ गया है। आपको बता दें, दोनों नदियां अभी 5 मीटर खतरे के निशान से नीचे हैं। और मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।